किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। राम राम भाई सत्यवान। राम राम भाई, राम राम। के को बात कर रहा है? मैं इब ना धान की सीधी बिजाई करूं सतपाल। सीधी बिजाई तो कब देना करी हमने? भाई नया है ये, अब की बार पूसा संस्थान में ट्रेनिंग करके आया था, तो उनने 2 बीज बहुत बढ़िया काटे हैं। जो हमने जो खरपतवार जो पहले परेशान कराया करती वह नहीं करती, उसमें क्यों बका रहा है? आ जा भाई। अड़ंगा जामा होगा, अगर बरान माटी हो जाएगी, सारे रुपये अड़ंगे में ला देंगे। नहीं, अड़ंगे में नहीं लागेंगे, अरबी साइड लगाते हैं। सारे अड़ंगे का जो है खात्मा, और धान का कुछ नहीं बिगड़ता, और इसके कई फायदे भी हैं। एक से 30-35% तक जल की बचत होगी, और इसके साथ साथ जो लेबर की समस्या थी, पिछले साल हमारी नर्सरी जो है 40 दिन की हो गई थी, लेबर नहीं मिल रही। कहीं भी जो है ना सीधी बिजाई में ना तो लेबर की जरूरत है, उसके साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाव होगा। जो हम पानी में कद्दू करके जो है रूटावेटर चलाओ थे, उसे मीथेन और कई जहरीली गैस निकले थी, तो उनसे भी निजात मिलेगी। इसके घने फायदे हैं। यो तो बहुत फायदा हो जाएगा जो भाई। और तुमने बत्ती जानकारी लेनी हो और तो चलो कृषि चौपाल में चलना, वो हमारे वैज्ञानिक बैठे हैं। चलो भाई, चलो भाई, चलो। पहले मूंग बाद में धान, उसको कहते हैं चतुर किसान। मैं यहाँ जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ के किसानों के बीच ये कहावत बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन ये कहावत सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे कुदरत का एक विज्ञान छिपा है। वो यूं कि मूंग एक दलहनी फसल है जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करती है, जो कि धान के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ये तो थी कुदरत के विज्ञान की बात, लेकिन किसान कम लागत में कैसे बढ़ाए आमदनी, इसका क्या है विज्ञान, ये समझेंगे। आधुनिक तकनीक की खेती से कैसे जुड़ा किसान, यहां मिलेगा किसानों की हर समस्या का समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। स्वागत है आपका कृषि चौपाल में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। वैज्ञानिक समाधान पहुंचे, और बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा यह कार्यक्रम कृषि चौपाल भी इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और कह सकते हैं कि अब भी हम भी इस अभियान का हिस्सा बन गए। इस संवाद से इस अभियान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस चौपाल का हिस्सा बने हैं देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक, दूर दराज से आए हमारे किसान भाई बहन। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी हमारे साथ हैं, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से निदेशक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रविंद्रनाथ पडारिया साहब हैं, आप संयुक्त निदेशक हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह राठौर हैं। इसके अलावा डॉक्टर गोपाल कृष्णन हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अनुवंशिकी में। हमारे साथ डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं। और इसके अलावा डॉक्टर PS ब्रह्मानंद जी हमारे साथ हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं WIC IARI के। आपका भी बहुत स्वागत है। तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आप सभी जानते हैं कृषि चौपाल में किसानों की समस्याओं को लेकर, उनके सवालों को लेकर हम सीधे यहाँ बैठे वैज्ञानिकों से जवाब लेते हैं। कुछ सवाल हमारे भी होते हैं, क्योंकि हमने भी इस मुद्दे पर कुछ रिसर्च की हुई होती है। उन तमाम सवालों पर आएंगे, वैज्ञानिकों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं।
भारत की धरती जब जून की पहली बारिश से भीगती है, तब शुरू होती है खरीफ फसलों की यात्रा। धान, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंग, ये फसलें न केवल हमारे भोजन की थाली सजाती हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और किसानों की जीविका का आधार भी बनती हैं। इसी खरीफ सीजन को और अधिक वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था कृषि संकल्प अभियान। ये विशेष अभियान 12 जून तक देश भर में चलाया गया। इसका उद्देश्य था किसानों को खरीफ फसलों की वैज्ञानिक बुआई, उन्नत तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। हर जिले, हर गांव में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और देश भर के जाने माने कृषि वैज्ञानिक एकजुट हुए, एक साझा संकल्प के साथ, जिसका उद्देश्य बेहतर उपज, कम लागत और सशक्त किसान बनाना था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहाँ ये बीज लगाओ, ये किसान को बताना चाहिए। कृषि संकल्प अभियान एक शुरुआत है आत्मनिर्भर भारत के उस सपने की, जिसमें किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि निर्णयकर्ता भी बने, ताकि वो न केवल मौसम और बाजार से जूझ सके बल्कि खुद निर्णय लेने में समर्थ हो। भारत सरकार की यह पहल एक समृद्ध, स्वावलंबी और आधुनिक भारत की खेती का संकेत देती है। खरीफ फसलों की ये यात्रा अब वैज्ञानिक सोच, डिजिटल साधनों और सतत खेती के नए मार्ग पर है। उनतीस मई से 12 जून 700 से ज्यादा जिले इस अभियान के क्षेत्र में आए और किसानों तक वैज्ञानिकों की पहुंच, उन समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान पहुंचे। इस अभियान की सफलता पर भी हम बात करेंगे। खेती कैसे स्मार्ट हो, लागत कम लगे, उपज और आमदनी ज़्यादा हो, इस पर भी बात होगी। बारीकी से सवाल जवाब होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर श्रीनिवास जी से। सर, पहला सवाल तो इस अभियान की सफलता को लेकर ही है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान किसानों के लिए डेडिकेटेडली केंद्र सरकार ने शुरू किया। इसकी ये कितना सफल आप इसको देखते हैं? और इस अभियान के दौरान जिन तकनीकों का जिक्र हुआ है, खरीफ फसल की हम बात करें, चूँकि हम उसी पर आज कृषि चौपाल कर रहे हैं, तो उसके लिए कितनी मददगार है ये तकनीक? हम लोग कम से कम 1.5 करोड़ का जो किसान के साथ ये संपर्क योजना में शामिल किया। एंड इसके साथ साथ जो 700 जिला में जो योजना हम लोग ये कर रहे हैं, हमारा ये डिस्कशन हुआ था, ये नया बीज का कैसे यूज़ करना चाहिए, जो सीड रिप्लेसमेंट कैसे ज़रूरी है। इस खरीफ का आपको पता है, जो बारिश थोड़ा जल्दी आने वाला है, उसके अनुसार हम लोग जो बीज है, बीज का टेक्निक कैसे करना चाहिए वो बताया गया। एंड इसके साथ साथ पूरा देश में जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य समस्या है, चैलेंज भी हैं, उसके अनुकूल हम लोग कैसे आगे लेके जाना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस किया था। एंड अक्सर हमारा भारत में जो ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, उसके ज़्यादा नया डाल के जो सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिस पर हम लोग परीक्षण करके कहाँ तक हम लोग खाद डालना चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस किया। उसके साथ साथ हम कीड़ा वगैरह जो होता है, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, डिसीज़ मैनेजमेंट, वो भी हम लोग डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो फसल के बारे में अलावा इसके साथ जो गाय बकरे के साथ है, जो फॉडर क्रॉप्स के साथ, फिशरीज़ के साथ है, जो पोल्ट्री का, सभी हम लोग ये डिस्कशन किया। किसान भाई बहनों से हम लोग डिस्कस किया था। इस वजह से हमारा जो हफ्ते का जो ये संपर्क से हमारा ये एस्टिमेट है, ये उम्मीद है कम से कम 2 से 3% हमारा जो फसल का बढ़ोतरी कम से कम ये होने के लिए संभावना है। इस अभियान की सफलता हम किसानों से भी जानेंगे कि वो इस पर क्या फीडबैक दे रहे हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ पटारिया जी, मेरा सवाल ये है कि एक बहुत ही उलझन रहती है किसानों में। खरीफ फसल की हम बात करें, सीज़न आ चुका है खरीफ का, फसल के चुनाव को लेकर के
किसान बहुत उलझन में रहता है, हमने अक्सर ये देखा है। और आज के वक्त की बात करें, आज के दौर की बात करें, तो ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं या ऐसी कौन सी नई फसलें हैं जो ज़्यादा पैदावार भी दे सकती हैं और ज़्यादा मुनाफा भी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और जैसे ही खरीफ मौसम आता है, किसानों की चिंताएं बढ़ जाती हैं, और विशेषकर मौसम परिवर्तन के कारण। मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि जब फसल प्रजाति या फसल का चुनाव करें तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि वर्षा के संबंधित में क्या सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं। हम लोग को अपनी पैनी नज़र रखना चाहिए, विभिन्न माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि मौसम के आधार पर, वर्षा के आधार पर क्या होने वाला है, ताकि हम उस फसल और उस प्रजाति का चुनाव करें। हमें ये भी देखना है कि किस मिट्टी में कौन सी प्रजाति अच्छी होगी। कहीं हल्की मिट्टी है, कहीं भारी मिट्टी है। मिट्टी का हमारा क्या आधार है, जल कैसा हमारे उपलब्ध है, बरसात कैसे होने वाली है, इन प्रजातियों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, अब जो हम पौराणिक विधि से चलते आ रहे थे कि धान हो, गेहूं हो, जो करते आ रहे थे कर रहे थे, लेकिन अगर हमें अधिक आमदनी अर्जित करनी है तो हमें फसल विविधीकरण की तरफ भी जाना पड़ेगा, जिसकी चर्चा अभी इस गोष्ठी में होगी। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो अब नए तरह से अगर किसान करें, जैसे सब्जी की है और बेमौसमी फसलों की सब्जी है, उसी तरह से फल हैं, और जिस तरह से आप समाहित कर सकते हैं इसमें, ताकि आपका कुछ रकबा उन फसलों की तरफ जाए, तो इससे विविधतापूर्वक आप अधिक आमदनी अर्जित कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने मिट्टी, पानी, जलवायु परिवर्तन की बात की है। किसानों के पास सीधा चलते हैं, उनके भी कई सवाल हैं। डॉक्टर हमारे साथ किसान है सतपाल ठाकरा साहब, पूछिए अपना सवाल। एक जो हमारी समस्या है जो किसानों की, एक बीज की पैदावार, एक किस्म वो अच्छी पैदावार देती है, दूसरे खेत में वो अच्छी पैदावार नहीं दे पाती। तो मेरा क्वेश्चन है, जो खरीफ के लिए जो बीज है वो हम कैसे चुनें और इसके लिए हम क्या सावधानी बरतें, मिट्टी और जलवायु को देखते हुए बीज का चयन कैसे करें? डॉक्टर गोपाल कृष्णन जी, आप इसका जवाब दें। हाँ जी, किसान भाइयों, हमको मिट्टी, पानी और बदलते हुए जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अच्छा किस्म और उन्नत बीज चुनना चाहिए। और उन्नत बीज यानी सर्टिफाइड सीड्स, प्रमाणित बीज, या तो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड जो TL सीड्स बताते हैं, उसको ऑथराइज्ड एजेंसी से, जैसा ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं से बीज हमको लेना चाहिए। और यही अच्छा मूल्य है प्रोडक्शन के लिए, इसलिए हमको अच्छा बीज ऑथराइज एजेंसी से ही लेना चाहिए। धन्यवाद। बीज को लेकर के बात हुई है, आप, मुझे लगता है सतपाल जी आपको जवाब मिल गया होगा आपके सवालों का। हमारे साथ एक और किसान है, कुलदीप इनका नाम है, अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मानसून का मौसम आया हुआ है, मानसून अब जल्दी अब की बार बल्कि आ रही हैं, तो कई बार मानसून जल्दी आ जाती हैं, कई बार लेट आती हैं, कई बार ज़्यादा आती हैं, कई बार कम आती हैं। तो उसमें किसान को कैसे खरीफ की फसल में ज़्यादा लाभ हो सके कि कम मानसून आए तो भी ज़्यादा खरीफ की फसल मिल सके, और ज़्यादा में भी कैसे उसको वो हल किया जा सके। ये सवाल मुझे लगता है डॉक्टर अनंता जी आप ज़्यादा इसका बेहतर जवाब दे पाएंगी। आपका जून से सितंबर तक मानसून का समय चलेगा, और मानसून में आप देखते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश हो जाती है। और इस बार खुशी की बात यह है कि जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, उन्होंने सामान्य मानसून का प्रेडिक्शन किया है, फोरकास्ट किया है। तो इस बार जो बारिश होगी वो सामान्य होगी, और जैसे हमारा मध्य भारत है या दक्षिण प्रायद्वीप भारत है, उसमें सामान्य से भी अधिक बारिश होगी। लेकिन जो हमारा उत्तर पश्चिम का इलाका है, इस पर सामान्य बारिश होगी। तो अब जैसे हमको अभी पता चल गया कि आने वाले मानसून में जो है आपका मानसूनी जो वर्षा है वो अच्छी होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले होता है कि आपको फसलों का चुनाव करना है। जैसे हमारी अभी कई प्रकार की फसलें लगती हैं, आपकी धान की फसल जैसे हमारी प्रमुख फसल है, इसके अलावा दलहनी फसलें हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हैं। तो हमारी कई फसलें हैं जिनको पानी बहुत अच्छा लगता है, वाटर लविंग हम कहते हैं। कई फसलें हमारी ये होती है कि पानी के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं, जैसे हमारी दलहनी फसलें हैं या आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं। तो हमको अभी से उसको प्रबंधन करना है उसके हिसाब से, क्योंकि जो हमारी बारिश हो रही है ना, अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में काफ़ी विविधता आ रही है। हमने कहा कि मानसूनी वर्षा तो सामान्य होगी, लेकिन इसका वितरण कैसा होगा,
कई बार आप देखते हैं कि जो बारिश जो है 3-4 दिन होने वाली है, वो बारिश आपकी 1 या 2 दिन में ही हो जाती है। कई बार तो 4-5 घंटे में बरस जाता है पूरा पानी। तो उससे क्या होता है कि वाटर लॉगिंग जैसी समस्या आ जाती है हमारे खेतों में। और जो भी फसलें हमारी हैं, अगर आपने सब्जी वर्गीय फसलें लगाई हैं या दलहनी फसलें लगाई हैं, तो उसमें वाटर लॉगिंग से उनकी फसलें ख़राब होने की समस्या आ जाती है। तो उसमें जैसे अभी प्रबंधन, आसान सा प्रबंधन है, आप ड्रेनेज की व्यवस्था कीजिए, पानी की निकासी की करें। और मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ भी आप निकासी कर रहे हैं वहाँ पे जैसे एक पॉन्ड बना दीजिए अभी से, या जैसे अमृत सरोवर का जैसे अभियान है कि अमृत सरोवर भी आप बना सकते हैं, या खेत के पास आप कोई पॉन्ड या तालाब बना दीजिए। तो जो भी आपका निकासी कर रहे हैं आप खेत से, तो पानी वो वहीं पर एकत्रित हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी काफ़ी विविधता आ रही है, तो आपका ड्राई पीरियड, क्योंकि मानसून में क्या होता है, कुछ दिन होते हैं जिसको हम कहते हैं गीला पीरियड, और कुछ समय होता है ड्राई पीरियड, सूखा पीरियड। तो अभी आपके जो सूखा पीरियड है वो ज़्यादा हो रही है, उनमें बढ़ोतरी आ रही है। तो जो पानी हमने खेत से एकत्रित किया है आपका, तो उसको फिर आप जैसे पंप के सहारे या किसी और माध्यम से फिर से आप उनको खेत में आप लगा सकते हैं, अपनी फसलों में लगा सकते हैं। फसलों के चयन की बात हुई थी, जलवायु परिवर्तन की बात हुई, और पानी के संरक्षण को लेकर के किसान पहले से ही कैसे तैयार रहे। बारिश पर निर्भरता तो होती ही है, ये तो कुदरत की देन है, लेकिन अपनी तैयारी किसान कैसे करे, ये हमने आपसे जाना। डॉक्टर अनंता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जवाब के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले घर बैठे उन तमाम दर्शकों के लिए एक सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं लकी विजेता। वो सवाल क्या है, वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, उसके ऑप्शन भी देंगे। ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल। कृषि के कितने ऋतु होते हैं? इसका ऑप्शन है A1, B2, C3 या D4। आप जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और नंबर है 8800520717। 20 जून तक आप अपना जवाब हमें भेजिए अपने नाम, पते और एक तस्वीर के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चयन की बात हमने कर ली, बुआई की बात करेंगे और नई तकनीकों पर जोर होगा, किसानों के सवाल भी होंगे। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होंगे यहाँ से। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि चौपाल। हमारे साथ देश के जाने माने वैज्ञानिक मौजूद हैं, साथ ही दूर दराज से आए हमारे किसान भाई बहन इस चौपाल का हिस्सा बने हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने फसल चयन की बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन और भी तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर बात होनी चाहिए। आपके भी सवाल होंगे, उनके जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले खरीफ फसलों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
लगातार बढ़ा है, जो बेहतर मॉनसून, उत्तम बीजों और सरकारी योजनाओं का परिणाम है। बुआई के बाद अब तकनीकों पर भी बात होनी चाहिए कि कौन कौन सी तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल कर किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकता है और आमदनी को ज़्यादा कर सकता है। इस पर आएंगे। एक सवाल जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसकी जो मिट्टी की जो हेल्थ है, सॉइल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, उसकी अनदेखी होती है। तो इसका क्या असर पड़ता है और किन किन खास बातों का ध्यान किसानों को रखना चाहिए, अगर आप यहाँ किसानों को बता पाएँ। मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जैसा मिट्टी में जो लवण होता है, ऊपर उसका जो प्लांट का ज़रूरत है, जो फसल का ज़रूरत है, पूरी करते हैं। लेकिन कुछ मिट्टी में कुछ किसान भाई का जो खेती में ज़्यादा होता है, कम होता है, इसलिए हम लोग बताते हैं जो परीक्षण ज़रूर करना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड जैसा मनुष्य के लिए हेल्थ कितना ज़रूरी है, मिट्टी का भी हेल्थ होना चाहिए, क्या ताकत है, उसके अनुसार हम लोग खाद डालना चाहिए। अक्सर यही होता है, हम लोग बिना ये टेस्टिंग का क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग जो फास्फोरस इतना ज़रूरी है, फास्फोरस भी डालते हैं। पोटाशियम इस मिट्टी में कुछ लगभग बराबर होता है, उसमें भी हम कुछ फसल में ज़रूरत नहीं, कुछ फसल में ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अनुसार हम लोग पोटाशियम डालना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो खाद मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ही नहीं है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, जिंक भी होता है, आयरन भी होता है, एंड बोरान भी होता है, तो परीक्षण करने से ये सुविधा होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा वो कम करके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान देने से पूरा संतुलित होगा न्यूट्रिशन, एंड फसल भी जो हमारा यील्ड भी ज़्यादा बढ़ेगा, एंड उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा। जो खाद में हमारा जो न्यूट्रिशन है, तो हम खाने का जो फल में भी है, जो चावल में भी यही होता है। डॉक्टर देवाशीष मंडल जी, एक सवाल मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर भी है कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए, और जहाँ तक उर्वरकों की बात है, उर्वरक का संतुलित उपयोग कैसे हो, तो कई किसान हैं जिनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुझे उम्मीद है कि किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान में लगभग 22 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटा गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप देखेंगे तो इसमें आपको लगभग 12 जो पैरामीटर्स हैं, जिसको हम मापदंड बोलते हैं, उसका जानकारी आपको मिलता है। जैसे उसमें pH है, EC है, जैविक कार्बन का मात्रा, उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध पोटाशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन और सल्फर, ये 12 पैरामीटर का जानकारी आपको मिलता है। तो इसके अनुसार आपको फसल जो आप लेंगे, उसका जो पैदावार अच्छा करने के लिए उसका जो मांग है, उस भूमि में, जो कृषि भूमि है, उसमें हम कौन सा फसल लेने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फसल की मांग अलग अलग मात्रा में होते हैं। जो उर्वरक हैं उसका अगर प्रबंधन करेंगे तो आपका लागत भी उस हिसाब से कम होगा और पैदावार अच्छा होगा। और दूसरा है कि जो पर्यावरण में जो नकारात्मक उसका जो प्रभाव है वो भी बहुत कम होगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, उनसे सवाल लेते हैं। किसान विजेंद्र हमारे साथ हैं, आप अपना सवाल पूछें। ऐसा है जी, हम यूरिया और DAP का उपयोग करते हैं, लेकिन खरीफ फसल के बेहतर वृद्धि के लिए, उत्पादन के लिए हमें कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए? देखिए, केवल यूरिया और DAP किसी भूमि में डालने से बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अधिकतर किसान अगर उर्वरक की बात है तो यूरिया और DAP डालते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 46% होते हैं और DAP में नाइट्रोजन 16% और फास्फोरस 46% होते हैं। लेकिन आपको अच्छी तरह से खेती करने के लिए, बेहतर पैदावार लेने के लिए 17 आवश्यकीय पोषक तत्व में ध्यान देना चाहिए जी, ना कि केवल 2 पोषक तत्व के ऊपर ध्यान देने चाहिए। इसके अलावा भी जो और लगभग 15 उर्वरक हैं वो आपको डालना चाहिए। तो उसको डालने के लिए अलग अलग जो साधन है वो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा तो ये
कह सकता हूँ कि जैविक खेती और जो जैविक साधन आपके पास है, जैसे कंपोस्ट है, गोबर का खाद है, हरी खाद है, इसके साथ साथ उचित मात्रा में आपको रासायनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक तालमेल आपको रखना चाहिए, जिससे कि आपका मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, पैदावार भी अच्छा हो और पर्यावरण में जो हानिकारक प्रभाव है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि संतुलित उर्वरक का ध्यान रखना चाहिए, ना कि केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका भूमि असंतुलित हो जाता है, जिसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। इम्बैलेंस कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुरेश आर्य हमारे साथ एक किसान है। अगर नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग कब, कितना और किस विधि से हम इस खरीफ की फसल में उपयोग लें? जो हमारी मिट्टी का दशा है, मिट्टी में जो उसका जो रासायनिक पोषक तत्व उसमें उपलब्ध है, उसके आधार पर हम पोषक तत्व प्रबंधन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में नाइट्रोजन के मामले में एक और चीज़ देखी गई है कि कई बार क्या होता है कि हम शुरू की अवस्था में ही काफ़ी नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो ये करीब 15-20 दिन में बहुत सारी नाइट्रोजन जो है इसकी पूरी जो अवेलेबिलिटी चली जाती है, और कुछ ज़्यादातर ये क्या होता है हवा में चला जाता है, डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू या लीचिंग के थ्रू ज़मीन के अंदर चला जाता है, ये लॉस हो जाता है। और अगर हम देखें अगर अपने देश में इस समय तो मुश्किल से हार्डली 40% तक नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। इसका मतलब ये है कि 100 किलो यूरिया डालते हैं तो 60 किलो तो पौधों को मिलता ही नहीं है, वो तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम अच्छी तरीके से यूरिया का इस्तेमाल करें, जिसमें हम बोलते हैं जैसे स्प्लिट में किस्तों में अगर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जैसे लीफ कलर चार्ट, मुझे लग रहा है कई किसान भाई इन्होंने देखा भी होगा, बहुत साधारण सी डिवाइस होती है, उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो लीफ कलर चार्ट के माध्यम से भी हम नाइट्रोजन की जो उपयोग दक्षता है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आजकल और भी तकनीकी आ रही है, जैसे ग्रीन सीकर बेस्ड है, सेंसर बेस्ड भी हो रहा है। इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें, या इसके अलावा कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं, जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं फसलों की, उसके आधार पर अगर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन से हमको अच्छा फ़ायदा, मुनाफा होगा, लॉसेस कम होंगे। कुल मिला के मूल बात यह है कि हमको आज संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की आवश्यकता है, और इसके लिए हम जैविक खादों के साथ में रासायनिक खादों का अगर संतुलित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो हमको अच्छा मुनाफा और पैदावार हो सकती है। एक और किसान हमारे साथ हैं, सत्यवान जी, अपना सवाल पूछें। धान की सीधी बिजाई के लिए कौन सा समय उपयुक्त होगा, और इसमें DSR में बीज की मात्रा कितनी लगेगी, और कीट प्रबंधन और खरपतवार से कैसे निजात मिलेगी, इसके साथ साथ इसके लाभ क्या होंगे? सीधी बिजाई हम जैसा 2 तरीके से करते हैं। एक तो आपका बोलते हैं ड्राई DSR और एक बोलते हैं वेट DSR। तो जिसमें वेट DSR हमारा इस एरिया के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा नहीं होता है, और ज़्यादातर इस हरियाणा, पंजाब और आपका दिल्ली NCR के लिए ड्राई DSR सबसे ज़्यादा अनुकूल है। और ड्राई DSR में भी हम लोग 2 तरीका करते हैं। एक बोलते हैं तरबतर, जिसको पानी पहले दे जाता है, फिर फील्ड प्रिपरेशन के बाद 1 हफ्ता के बाद हम उसको बिजाई करते हैं। और दूसरा है आपका बिजाई के बाद तुरंत पानी दिया जाता है। इसको पानी एक बिजाई के करने के बाद तुरंत पानी आप दे सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा समस्या जो होता है आपका DSR में, वो है खरपतवार। तो क्योंकि आप जानते हैं जैसा ट्रांसप्लांटिंग जो आप रोपाई के तरह हम जब करते हैं, धान लगाते हैं, उसमें पानी आपका हर्बिसाइड का काम करता है, क्योंकि पानी आपका 1 हफ्ता वहाँ 1 हफ्ता 15 दिन पानी रहता है, तो उसमें कोई आपका खरपतवार नहीं आता है। बट सीधी बिजाई में सबसे ज़्यादा समस्या है खरपतवार। तो इसके लिए पूसा संस्थान से 2 किस्में आपका डेवलप किया है, जिसमें आपका इमाजता पैर बोल के एक खरपतवार है, जिससे आपका सहनशील है, बट इसमें काफ़ी उसमें धान लगाने के बाद कोई भी खरपतवार नहीं आता है, आप इमाजता पैर का स्प्रे करेंगे तो ऐसा ही है। 1500 पूसा बासमती 1509, जिसका सुधार करके हम बनाया है पूसा बासमती 1985, और पूसा बासमती 1121, जिसका सुधार करके हमने बनाया है पूसा बासमती 1979। ये दोनों किस्में जो है आपका इमाजता पैर से सहनशील है, तो ये दोनों किस्में आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो है जो आपका आता है, जो आपका कितना खाद देंगे, इसमें खाद के मात्रा जो है आप 50 किलो DAP और 30 से 40 किलो MOP और 10 किलो जिंक रख सकते।
और बिजाई से पहले आप इसको सीड ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए। और सीड ट्रीटमेंट के लिए आप एक तो बेबिस्टिन का घोल बना लीजिए, 20 ग्राम बेबिस्टिन का घोल 10 लीटर पानी में, उसके साथ 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला दीजिए। तो सीड ट्रीटमेंट करके आप 8 किलो पानी के 8 किलो जो बीज है 10 लीटर पानी में डाल के इसको भीगा दीजिए ओवरनाइट, और उसके बाद सूखा के थोड़ा सा छाया में फिर इसको आप बिजाई कीजिए। इसके बाद आता है जब आप बिजाई करने के बाद तुरंत कोई खरपतवार नहीं डालना है। 48 आवर्स 48 घंटे के बाद आप पेंडीमिथलिन बोल के एक हर्बिसाइड आता है जो प्री इमरजेंस है, इसको आप 1200 से 1500 ml लेके 250 लीटर पानी में डाल के इसको इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें क्या होता है जो कुछ जो खरपतवार है वो नहीं आएगा। इसके बाद सीधी बिजाई का देखिए 3 लाभ है हमारा। जो एक तो सबसे ज़्यादा लाभ जो है इसमें पानी का बचत, इसमें 30 से 35% पानी का बचत होता है। दूसरा जो लाभ है जिसमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते, जो रोपाई करते, रोपाई में हमें 1 एकड़ में 4500 से 5000 के आसपास खर्चा होता है। तो सीधी बिजाई में ये खर्चा आपका लाभ हो जाएगा और लेबर सेव हो जाएगा। और तीसरी लाभ है वो हमारा जलवायु के लिए, क्योंकि इसमें जो हम लोग जो रोपाई करते हैं तो इसमें आपका मीथेन का जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस, वो बहुत ज़्यादा होता है। बट डीएसआर में आपका 30% 35% के नीचे आपका इमिशन होता है। तो इसमें जलवायु के लिए भी लाभ है। तो किसान और जलवायु सबके लिए सीधी बिजाई काफ़ी लाभदायक है। तो सीधी बिजाई जो है वो एक क्रांतिकारी तक हम कहें प्रक्रिया है खेती की, और जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और जो नेचर है जिसको हम जलवायु शब्द से बार बार संबोधित कर रहे हैं उसको भी कम नुकसान पहुंच सकता है। एक और किसान बबलू नाम है इनका, आप अपना सवाल पूछें। कुछ सूखाग्रस्त इलाके होते हैं वहाँ पानी की कमी होती है, तो कोई ऐसी तकनीक बताइए कि जिससे पानी का प्रबंध अच्छा हो और कम पानी में फसलों में वृद्धि ज़्यादा हो। हमको क्या करना है, बरसात यहाँ भारत में बहुत अच्छी तरफ से होता है, उसका जो अलग अलग टाइम में थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन इसका अच्छी तरह से परिमाण में हम लोग उसको पाते हैं। तो उसको हमने स्टोरेज कैपेसिटी अभी जितना प्रस्तुत स्थिति है उसको बहुत अच्छी तरह से मजबूत करना है। तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की तरफ से 2022 से अमृत सरोवर योजना शुरू हुआ था। उसके अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से हमने 68,000 से भी ज़्यादा हमने आइदर न्यू स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया, नहीं तो रेनोवेशन करके डीसिल्टिंग ये सब करके बहुत अच्छी तरह से स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया। और भी बढ़ाना पड़ेगा प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि कैनाल्स में बहुत कन्वेंस लॉस होता है, तो उसको कम करने के लिए पीपीआई सिस्टम आ रहा है। उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स में भी हम IARA की तरफ से हेल्प कर रहा है। और दूसरा है कि एक इंटीग्रेटेड ड्रिप कम मल्च पद्धति के द्वारा किसान भाइयों ने जिसका खरपतवार का भी नियंत्रण कर सकता है, ऑपरेशन लॉसेस भी कम होगा। इसमें भी हमारा पास उसका अच्छी तरह से उनका रिजल्ट्स है, वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे और किसान भाइयों उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और मुख्य रूप से ये सूखा परिस्थिति में आपका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाना है, तो इसके लिए अटल भूजल योजना बहुत अच्छी तरह से उसका मदद मिल रहा है, जैसा हमने बुंदेलखंड में बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट्स लिया है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंदर में हर खेत को पानी, उसके कारण हमारा सिंचाई क्षेत्र में पिछले 3 साल में बहुत अच्छी परसेंटेज में एरिया बढ़ा है। ये सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक सवाल हम यहाँ पर रख रहे हैं जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं लकी विजेता। सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है। सवाल है जायद के प्रमुख फसलें क्या हैं। इसका ऑप्शन है ए गेहूं, बी मूंग, सी धान और डी सरसों। तो लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम अगले एपिसोड में अनाउंस किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबर है 8800520717। तो 20 जून तक आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं अपने नाम, पते और तस्वीर के साथ। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, कीट रोग प्रबंधन की भी हम बात करेंगे, कैसे निपटा जाए नए नए रोगों से, नए नए कीट से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर।
3061 पर कॉल। थैलेसीमिया, कारण, लक्षण और बचाव। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि चौपाल। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, दूर दराज से आए किसान भाई बहन इस चौपाल का हिस्सा बने हैं। बात हो रही है खरीफ फसलों की, उसमें जलवायु परिवर्तन पर हम जोर देंगे, कीट और रोग नियंत्रण जो कि हम कहें कि सबसे गंभीर मुद्दा है किसान की खेतीबाड़ी का, इस पर भी जोर होगा, इस पर भी हम सवाल लेंगे किसानों के। लेकिन सबसे पहले मेरे मन में जो एक सवाल है वो मैं पूछूंगा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी से। सर, एक सवाल है, जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, उसकी वजह से हम देखते हैं कि बारिश का जो पैटर्न है वो बदलता है और इस बदलते पैटर्न का असर खेती में हम देखते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं किसान, अगर आप साधारण और सिंपल शब्दों में बता पाएँ? या आजकल जो कृषि में मुख्य समस्या है एक जलवायु परिवर्तन है, स्पेशली जो बारिश का जो मानसून का इश्यूज है, इसके बाद लास्ट में मार्केट्स है। ये दोनों मुद्दा मानसून एंड मार्केट्स को डील करने से हम लोग का खेती भारत में काफ़ी तरफ सक्सेस होगा। पानी का सही सा बंदोबस्त करना चाहिए। जो बारिश मैंने कहा है ज़्यादा कम तो नहीं है, पूरा जो पानी है उसको हम कोई फार्म पॉन्ड के रूप में हम लोग ये संरक्षण करना चाहिए। उसके साथ साथ जैसा हमारा साथी लोग बताए तो इसको माइक्रो इरिगेशन वगैरह भी देना चाहिए। लेकिन जब पानी का हम लोग फार्म पॉन्ड में हम लोग इकट्ठा कर दिया तो उसके साथ साथ हम एग्रो एडवाइजरी को ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो कृषि IRI पूसा संस्थान भी एग्रो एडवाइजरी देता है, अगले 2 दिन में बारिश आ रही है, उस समय में ये पानी नहीं यूज नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा फार्म पॉन्ड में संरक्षण होना चाहिए, जब जरूरत है तो वो क्रिटिकल स्टेजेस में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन का जब बारिश डिले हो गए, ये फॉर्चुनेटली इस साल तो टाइम पर आएगा, लेकिन लेट होने से हम लोग जो लंबी वाला बीज से शॉर्ट ड्यूरेशन बीज लेना चाहिए था, और भी थोड़ा लेट होने से हम लोग इंटर क्रॉप्स जो दलहन का क्रॉप से सीरियल क्रॉप्स को वो लोग लेके जाना चाहिए। देन इनके अनुसार जो बारिश कम होने से हम खाद जो पहले हम लोग रिकमेंड किया था 100 किलो 120 किलो उतना ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इससे नहीं तो नुकसान भी होगा, देन हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान का यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा। डॉक्टर अनंता जी, आपसे सवाल है, जो कीट रोग नियंत्रण है इसके की कोई एडवांस में कोई योजना बनाई जा सकती है, कोई अग्रिम योजना बनाई जा सकती है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो किसान भाई इसको कैसे अपनाएं, इस पर भी थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे कि आपने कहा कि 4 वार्निंग मॉडल होते हैं इसके लिए, तो हमारे संस्थान ने काफ़ी 4 वार्निंग मॉडल बनाए हैं। और जैसे कि मौसम में जो आर्द्रता होती है और तापमान होता है, तो इसका कीड़े और बीमारी आने पर इसका काफ़ी हम कहेंगे कि एक सकारात्मक रिलेशनशिप है। तो इसके लिए हमारे संस्थान ने या हमारे भारतीय अनुसंधान संस्थान के अलावा और भी जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने कई 4 वार्निंग मॉडल डेवलप किए हैं जो मौसम आधारित है। अभी धूप लगी है, शाम तक आप देखेंगे कि बारिश आ रही है, तो कई बार आपका फसल में कीड़े हैं या बीमारियां हैं और आपने जाके छिड़काव कर लिया, आपने देखा कि मौसम अच्छा खुला हुआ है तो जाके उसमें छिड़काव कर लिया और शाम को आपका बारिश आ गया, तो आपका वो सारा जो भी कीटनाशक था या जो आपने बचाव के लिए छिड़काव किया है वो सारा आपका पानी से धुल जाएगा, बरसात के पानी से धुल जाएगा। मेघदूत ऐप है जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विभाग ने IMD जो है उन्होंने साथ में मिलकर बनाया है। तो ये मेघदूत ऐप जो है आप ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। इसमें आपको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी तो रहेगी और मौसम आधारित क्या आपने कृषि कार्य करने, चाहे वो कीड़े हैं या बीमारी आ रही हैं या उनका जो उपचार है, उपाय करना है, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। और इसी विज्ञान की बात हम बार बार कर भी रहे हैं और ये भी एक वैज्ञानिक उपलब्धि है कि हमने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जो कि किसानों को मौसम का पूर्वानुमान बता देता है, जिससे वो अपनी बुआई और बिजाई कर सकता है मौसम को देखते हुए। अनंता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जवाब के लिए। लेकिन कीट रोग नियंत्रण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और किसानों को लेकर के मन में इसे लेकर बहुतेरे सवाल हैं। ऐसे ही किसान शिवराज हमारे साथ हैं, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम, ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मौसम बदलाव में जो ये अपनी पारंपरिक दवाएं जो चल रही है ना, वो असर कम कर रही है, इसका कोई दूसरा वैकल्पिक उपाय है? दवाएं कम असर करती हैं। डॉक्टर सुरेश, अगर आप इसका जवाब दे पाएँ। बहुत बार हम किसानों को बोलते हैं कि ये दवाई इस्तेमाल करो और फिर वो बोलते हैं कि इससे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ।
तो इसके लिए हमेशा हमें समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना चाहिए। तो समेकित कीट प्रबंधन में हम क्या करते हैं कि हर चीज़ में जैसे पहले से हमें कौन से हम फसल लेने वाले हैं और इसमें क्या कीट आ सकती है, इसकी पूरी जानकारी पहले लेते हैं हम। वो पूरी जानकारी लेना है, वो कीट का जीवन चक्र कैसे है और फिर उसका प्रबंधन वैज्ञानिकों ने कैसे बताया है, ये पहले से अगर जानकारी लेनी चाहिए। तो उसमें है कि हम खेत की जो तैयारी करते हैं वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है कि खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, फिर कौन सी कीट रोधी किस्में हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फर्टिलाइज़र का जो बहुत बार बातचीत हो गई, फर्टिलाइज़र अगर हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र पर्टिकुलर अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कीट और रोग का प्रकोप ज़्यादा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारा जैविक दवाइयाँ उपलब्ध है मार्केट में, जैसे कि बैसिलस थुरिनजिसिस बीटी है, ब्यूवेरिया बैसियाना है, मेटाराइजियम एनिसोप्लिए। तो आपका कौन सा फसल है और कौन सी कीट है ये देख के आप उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मान लीजिए कि इतना सारा केयर लेने के बाद भी अगर कीट आता है तो हम ये बोलते हैं कि उसका एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। जैसे कि आपका अभी धान है तो धान में पीला तन छेदक है, उसका अगर 5% अगर लॉस है, 100 में से 5 प्लांट में अगर वो लग चुका है तो हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, नहीं तो वो फिर बाद में नुकसान ज़्यादा करेगा। तो उस केस में फिर हमें ये देखना है कि कौन सी दवाई थोड़ा नई वाली है, क्योंकि नई वाली दवाई थोड़ा उसमें ऐसी इस तरह से बनाई गई है कि बारिश भी हो जाए या ज़्यादा धूप भी आ जाए तो उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा दिन तक रहता है। एक और किसान बलजीत हमारे साथ हैं। बलजीत आर्य, आप अपना सवाल पूछें। सूखा या बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में खरीफ की फसल के रक्षा के लिए आकस्मिक क्या उपाय करने चाहिए? जहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ हमको जैसा आकस्मिक फसल प्रणाली उसके अंदर में जो योजना दिया है, जैसा कि सूखा अगर 2 वीक पहले आएगा या 2 वीक के बाद आएगा, अलग अलग समय में आएगा। बरसात हो रहा है लेकिन ये बहुत उसमें बहुत विविधता है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या करना है प्रणाली में है। लेकिन क्या है कि उसके साथ हमको इनपुट्स को रेडी रखना है, जैसा कि उस समय में जो वैरायटी चाहिए, उस समय में उसका मंजी चाहिए, बीज चाहिए, वो सबको हमने कम्युनिटी नर्सरी के हिसाब से, क्योंकि पहले ही रेडी रख देंगे नहीं आएगा तो भी नष्ट होता है, तो कुछ परसेंटेज एरिया के लिए हमको कम्युनिटी नर्सरी पद्धति द्वारा उसको किसान भाइयों संगठन के हिसाब से उसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरह से सहकार पद्धति से बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा है कि जैसा हमने पानी स्टोरेज को बढ़ाना है, जैसा बढ़ाएंगे कुछ किसान भाइयों कुछ स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे, उनको तो मिट्टी के अंदर में मॉइस्चर को बढ़ाना है, तो उसमें मल्चिंग की पद्धति है। आजकल हम भारत सरकार की तरफ से नेचुरल फार्मिंग की जो उसका महत्व के बारे में अच्छी तरह से बताया जा रहा है, तो उसमें भी हम ये बताना चाहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती में आपका मिट्टी के अंदर में जो पानी को जो पकड़ने का जो शक्ति है वो अच्छी रहेगी। तो वो भी जहाँ जिस क्लाइमेटिक जोन्स में उसका अच्छा है, जिस फसलों के लिए जिस हाई वैल्यू क्रॉप्स है उसमें वो भी हमको करना चाहिए। और जो स्टोरेज करने के बाद इसको अच्छी तरह से जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए हमने जो पद्धति बताया, जैसा टपक सिंचाई हो या छिड़काव की सिंचाई हो, तो उसको हमने यूज़ करना चाहिए। अभी हम चर्चा करेंगे जो बाढ़ की परिस्थिति में, जब बाढ़ आ जाता है तो उसमें भी यही संदेह होता है कि वो किस समय में आया। अगर बरसात शुरू होने के बाद ऋतु का बिगिनिंग में ही अगर आ गया तो आपके पास किसान के पास बहुत समय बचा है, उसमें कुछ ऐसा फसल कर सकता है जिसका लंबा अवधि को भी कर सकता है, मीडियम ड्यूरेशन भी, जैसा धान की बात करेंगे। लेकिन अगर मिड स्टेज में आता है तो वो दान कर नहीं पाएगा, दूसरा फसल को करना पड़ता है, जैसा दलहन हो या तिलहन हो उसको करना पड़ेगा। इसमें क्या है, फसल विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए जो कम पानी जिसका है उसको प्लान करना पड़ेगा उसके अंदर में। और दूसरा चीज़ क्या है, जब बाढ़ आता है तो उसमें दान के अंदर में भी जैसा अगर फ्लैश फ्लड होता है, जैसा भारत में हर जगह में फ्लैश फ्लड होता है जो सडनली आकस्मिक रूप से आ जाता है, तो उस समय में जैसा स्वर्णा सब-1 जैसा वैरायटी है जिसमें ICR ने अपना योगदान दिया है वैज्ञानिक ने, तो उसको अच्छी तरह से रिजल्ट है। लेकिन जहाँ पारंपरिक पद्धति में जैसा धीरे धीरे पानी बढ़ के जो होता है, जैसा बिहार से लेके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेके उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल से लेके, वहाँ क्या है कि वहाँ का सूटेबल वैरायटी से, जैसा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में वर्षाधान है, दुर्गा है, तुलसी है, उसको हमको लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आपने बताया डॉक्टर साहब। और किसानों से के सवाल लेते हैं, इस फेरिस्त में आगे बढ़ते हैं। रविंद्र ठाकरान हमारे साथ एक किसान है, आप अपना सवाल पूछें।
नमस्कार जी। मेरा सवाल है खरीफ फसल में जो कीट और जो बीमारियां वो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से बीमारियां पहुंचाती हैं और उनको हम जल्दी कैसे पहचान सकते हैं कि हमें कम से कम नुकसान हो? जिस कीटों के जैसे आपका धान का तना छेदक है, बैंगन का फली छेदक है, टमाटर का फली छेदक है, इन कीटों के जो फेरोमोन ट्रैप्स है, जो पाश है, वो मार्केट में अवेलेबल है। तो इसको 5 से 8 ट्रैप्स पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो जैसे ही कीट आना स्टार्ट हो जाएगा आपके फील्ड में, वैसे आपको पता लग जाएगा उसमें उसके जो अडल्ट मॉथ्स है वो उसमें अटक जाएंगे। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इंसेक्ट की एक्टिविटी अब स्टार्ट हो चुकी है, अब हमें तैयार रहना है उसका मैनेजमेंट के लिए। तो उस केस में जिसमें फेरोमोन ट्रैप्स अवेलेबल नहीं है उसमें हमें खुद निगरानी करनी पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट को उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जिस कीट के लिए फेरोमोन पाश है, जिसके लिए नहीं है, उस तरह से आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा। कृषि चौपाल अपने अंतिम पड़ाव पर है। कृषि वैज्ञानिक इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हैं। उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर हरवीर सिंह हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर BS तोमर जी हैं, आप अध्यक्ष हैं साग सब्जी विज्ञान। और डॉक्टर JPS डबास हमारे साथ हैं, आप वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा डॉक्टर रविंद्रनाथ पडारिया जी भी हैं और तमाम किसान भाई हमारे साथ हैं। और सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। एक सवाल डॉक्टर हरवीर सिंह जी आप ही से मेरा यहाँ रहेगा। जो किसान खेत में मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उसके बाद जब वो बाज़ार तक पहुँचता है तो जो एक सप्लाई चेन जिसे हम कहते हैं, आपूर्ति श्रृंखला, उसमें कैसे लागत कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो, इसको लेकर क्या तरीके किसान अपनाएं, थोड़ा सा बताएं। जहाँ तक बाज़ार की, विशेष रूप से बाज़ार की समस्या है और उसमें लागत कैसे कम करें, सबसे पहले तो कटाई उपरांत आप अपनी फसल को भंडारण करें सही से और सही दिशा में, यानी कि उसमें नमी की मात्रा उचित मात्रा हो। उसको एकदम से कटाई के तुरंत बाद कभी भी बाज़ार ना ले जाएं। बाज़ार जाने से पहले अपने आसपास से, अपने किसान साथी भाई से, अपने जानकार व्यापारी से, और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध है जिसमें एगमार्क नेट है, ई-नाम है। वहाँ पे आपको डेली के जो प्रतिदिन के प्राइस होते हैं, प्रचलित भाव बाज़ार के, वो आपको जानकारी मिल जाती है। उसके अनुसार आप अपना निर्णय करें कि मुझे अपना उत्पाद किस समय, कौन से मार्केट में, कितनी मात्रा में लेके जाना है। लेकिन इसमें बात आती है कि मार्केट में ले जाते समय कम से कम लागत कैसे आए। आप अकेले ले जाने के बजाय किसानों का समूह बना सकते हैं, सब साथ में ले जाएंगे सामान, तो प्रति यूनिट जो लागत होगी वो कम होगी। और उसके बाद अगर आप वहाँ पे मार्केट में जाने के बाद भी ई-नाम जैसी जो हमारी सुविधाएं हैं उनका उपयोग करते हैं, तो आपको पता होगा कि मुझे किस दाम पे फसल बेचनी है, किस पे नहीं बेचनी है। डॉक्टर BS तोमर, एक सवाल मेरा आपसे है। फसल विविधीकरण की हम बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन भी चल रहा है, उस पर भी हमने बात करी, लेकिन जो इस मौसम में, खरीफ मौसम में फसल विविधीकरण को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं हमारा किसान, ताकि उसकी आमदनी बढ़े? कुल मिलाकर बात आमदनी पर ही आकर रुकती। तो इसमें मैं अपने किसान भाइयों को, जो विशेष रूप से गेहूं और धान, यहाँ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में या दिल्ली की विशेष रूप से मैं बात करूं तो यहाँ पे बारिश के मौसम में धान और सर्दी के मौसम में गेहूं या सरसों, या कुछ क्षेत्रों में सब्जी फसलों की भी खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और आवश्यकता है कि उनको इसको भी करने के साथ साथ धीरे धीरे अपने खेती की पत्ती में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिसमें पत्तेदार सब्जियां, जिसमें बारिश के मौसम में हमारे किसान भाई पालक को अगेता उगा करके अच्छा पैसा ले सकते हैं, चौलाई उगा सकते हैं और विलायती पालक लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है और जो अगेती फूल गोभी है उसको उगाया जा सकता है। उसकी अभी पोट डालने का समय आ गया है। उसमें पूसा मेघना जैसी किस्मों को हमारे किसान भाई चुन सकते हैं, या बैगन की खेती को अपने यहाँ बढ़ावा दे सकते हैं। और बागवानी फसलें जिनका मैंने चर्चा किया, इनकी जो अवधि है वो कम होने के कारण किसान को कम समय में 2 फसलें ले सकता है। जब तक हम धान की 120 से 130 दिन में फसल लेते हैं, तब तक हम सब्जी की 2 फसलों को ले सकते हैं। तो विविधीकरण हमारी आज की आवश्यकता है और समय की मांग है। और शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर जो पेरी अर्बन क्षेत्र हैं, उनमें हमें बागवानी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है। हमारे साथ कुछ और किसान भी हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। किसान कुलदीप सिंह हमारे साथ हैं।
कुलदीप जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि खरीफ की फसलों में ट्रेडिंग के लिए किसान को कौन कौन से प्लेटफार्म हैं, हमें बताया जाए। जहाँ तक बाज़ार की बात है, उसमें भी उन्नत तकनीक बहुत सारी हमारे सामने हैं। जैसे कि ई-नाम उनमें से एक है, जिसको राष्ट्रीय कृषि बाज़ार कहा जाता है। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना पास की सब जानकारी उस मंडी आसपास की सभी मंडियों की, न केवल आसपास की बल्कि पूरे देश की मंडियों की जानकारी, उनके भाव क्या प्रचलित भाव है, उस सब की जानकारी आपको मिल सकती है। और कुछ बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करती है, अनुबंध खेती जिसको बोलते हैं, किसानों के साथ करती है। उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका भाव आपको मालूम रहता है पहले से कि क्या मुझे भाव मिलेगा। तो एक तरह से जो बाज़ार का रिस्क होता है वो बहुत हद तक कवर हो जाता है कि आपको तयशुदा भाव मिलेगा ही मिलेगा। एक और किसान है ज्ञान सिंह हमारे साथ, हम उनका सवाल लेते हैं। आपका सवाल बताएं ज्ञान सिंह जी। सर मेरा सवाल है, खरीफ फसल के लिए किसान अपनी अतिरिक्त आमदनी कैसे कर सकता है? सवाल जो है वो ये है कि हर एक किसान चाहता है कि जो उसने पैदा किया है उसका अधिक से अधिक पैसा उसको मिले, लेकिन वो कब मिलेगा? जब हमारे किसान भाई संगठित होंगे। क्योंकि डॉक्टर हरबीर सिंह ने भी आपको चर्चा की कि किसान जो पैदा खर्चा कर चुका है, लेकिन उसे लाभ उठाने के लिए एक तो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और ग्रेडिंग और उसकी कैसे मार्केटिंग करनी है, ये सारी बात उसमें आ जाती हैं। जैसे अभी खरीफ की बात चल रही है, खरीफ में किसानों भाइयों को बीज भी खरीदना है, खाद भी खरीदना है, दवाइयाँ भी खरीदनी है। जब वो अलग अलग दवाई लेने जाते हैं दुकान पे तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन ये संगठन जो हमारा एफपीओ बना है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो किसानों का क्लब है, ये उसको सारा क्लब करके एक साथ खरीदते हैं तो बीज भी सस्ता मिलेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, साथ साथ में जो हमारी दवाइयाँ हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, वो भी सस्ती मिलेगी। तो जितने भी मार्जिन ट्रेडर्स को जाने थे वो सारे के सारे हमारे एफपीओ को आएंगे, और एफपीओ को जब आएंगे तो जितने भी हमारे एफपीओ के सदस्य हैं तो उनके अंदर बढ़ जाएंगे। तो एक तो आपकी लागत कम होगी, लागत के साथ साथ में जो आपने पैदा किया है उसका आप ज़्यादा मूल्य ले पाएंगे, उससे ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए आपको कुछ न कुछ नवाचार करना पड़ेगा, और ये समय की मांग है। यहाँ पर हमारे पैनल में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देता हूँ। डॉक्टर विश्वनाथन जी हमारे साथ हैं, आप अनुसंधान में संयुक्त निदेशक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और एक सवाल मेरा आपसे मार्केट से थोड़ा हट के सवाल है, धान को लेकर सवाल है। जीनोम एडिटेड की बात आती है और इसके ज़रिए धान की जो नई प्रजाति है आपके संस्थान ने डेवलप की है, बनाई है, उसके बारे में अगर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। नमस्कार किसान भाइयों का नमस्कार। अभी हमारा जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा समस्या हमारा सामने, इसके वजह से हमारा पानी का ऑलरेडी बहुत कम हो गया। अभी आगे वाला टाइम में हम अमृतकाल में हम जाएंगे तब हमारा पानी का बहुत कम होगा। उसके अलावा हमारा सॉइल सैलिनिटी, सॉइल लवणता बढ़ता है, अल्कलिनिटी बढ़ता है। ये सारा समस्या से सारा फसलों का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। प्रोडक्टिविटी कम होएगा तो फिर किसान का आमदनी भी कम हो जाएगा। इसके लिए हमने नया ब्रीडिंग मेथड यूज़ किया। हम ब्रीडिंग हम करते आ रहे हैं, 150 साल से ब्रीडिंग चल रहा है। उसमें वो पुराना मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है, एक किस्म रिलीज़ करने में 15 साल लगता है वो नया किस्म बनाने में। अभी एक जीनोम एडिटिंग नाम से एक नया टेक्निक आया, इस तकनीक के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला, 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला। वो तकनीक यूज़ करके हमने 2 किस्मों ICR ने बनाया। ये किस्म हमारा पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने बनाया। उस किस्म का नाम है पूसा DST राइस 1। ये उसमें MTU 1010 करके एक किस्म है, उसको सुधार करके बनाया। उस किस्मों में हमने सैलिनिटी टॉलरेंस, अल्कलिनिटी टॉलरेंस और ड्राउट टॉलरेंस उसमें सुधार किया है। ये धान कम पानी में उगा सकता है और उसमें सैलिनिटी अल्कलिनिटी में भी उग सकता है। इसमें 10 से 30% तक उसमें प्रोडक्टिविटी और MTU 1010 का कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। और दूसरा किस्म हमने रिलीज़ किया ये कमला, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने रिलीज़ किया है। ये संबा मसूरी करके ये एक्सपोर्ट क्वालिटी दाना है, उसको सुधार करके बनाया। इसमें ग्राइन नंबर बढ़ाया, एक बाड़ी में ग्राइन बनता 150 से, इसमें 300 ग्राइन नंबर बढ़ता है। उसी टाइम इसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, 150 दिन से 125 दिन हो जाता है। ये 25 दिन कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ जाता है। इसलिए पानी का ज़रूरी कम हो जाता है, 3 से 4 पानी कम दे सकते हैं।
हमारा प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ता है। इसलिए इन दोनों किस्मों से किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उससे हमारा आमदनी भी बढ़ेगा। ये नया तकनीक से बनाया हुआ एक किस्म है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वनाथन जी आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। किसानों के सवाल लिए, वैज्ञानिकों के जवाब आपको दिए। वक्त है विराम का, लेकिन जाने से पहले एक सवाल उन दर्शकों के लिए, उन किसानों के लिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं। इस सवाल का जवाब देकर आप बन सकते हैं लकी विजेता। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। सवाल है, पराली प्रबंधन को लेकर कौन से कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए ट्रैक्टर, बी थ्रेसर, सी जीरो सीड ड्रिल और डी सुपर सीडर। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपके नाम अगले एपिसोड में अनाउंस किए जाएंगे। आप जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर मैसेज कर आप अपना जवाब दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तो 20 जून तक आप अपना जवाब, अपनी तस्वीर, अपना नाम, अपने पते के साथ हमें भेजिए। अगर आपने दिया सही जवाब, लकी ड्रॉ में आया आपका नाम, तो हम आपके नाम के साथ आपकी तस्वीर को भी दिखाएंगे। और ये है हमारे पिछले एपिसोड के विजेताओं के नाम। फिलहाल कृषि चौपाल के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आपकी नजर में आमदनी बढ़ाने का रास्ता क्या हो सकता है? हम और चौहान साहब उनको विशेष रूप से निर्देश दिया कि किसानों की दशा और दिशा कैसे सुधरे, उनकी माली हालत कैसे सुधरे, इस पर ध्यान देना। किन किन योजनाओं पर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान देना? हमारी जो जमीन है, हम कैसे सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे किसान को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। देखिए खास मुलाकात कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी के साथ 15 जून रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।